हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेकंड लेक्चर वीडियो होने वाला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप जो है वहाँ से फर्स्ट लेक्चर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप जब चैनल पे विजिट करेंगे प्लेलिस्ट में तो इस चैप्टर के सारे ही लेक्चर वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में जो बातें पढ़ी थी उसका क्विक रिविजन करते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ स्पैन से स्टार्ट किया था हमने। लाइफ स्पैन इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। मैंने कहा था कि लाइफ स्पैन को आप जो है साइज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दो ऑर्गेनिज्म का साइज सिमिलर है तो उनका लाइफ स्पैन सिमिलर ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग वन सिमिलर टू इट्स सेल्फ। फिर उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट इन द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा। मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो लोगों में होगा, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, एक मल्टीसेलुलर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले होंगे। हमने जो है बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा जो है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया में बाइंड डिफिजन होगा। फिर हमने प्रोटिस्ट में 3 प्रोटिस्ट देखे थे, मुंडा देखा था हम लोगों ने यूग्लिना देखा था हम लोगों ने जो है। उसके बाद जो है क्लेमाइडोमोनाज में देखा था जूस्पोर कैसे बन रहे थे। फिर उसके बाद फंजाई हमने देखी। फंजाई में जो है हम लोगों ने कहा कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बाकी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। किसी में जूस्पोर बनेंगे, किसी में कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम लोग एल्गी पे कैरी फॉरवर्ड कर गए थे। एल्गी में भी हम लोगों ने जूस्पोर के और प्लानोस्पोर को देखा। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोर्स देखी। फिर उसके बाद जो है मैंने बताया था कि रोडोफाइसी में जो है मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाएगी। तो जेम्यूल फॉर्मेशन देखा था, ठीक है, स्पंजेस के अंदर जेम्यूल फॉर्मेशन। हाइड्रा में हम लोगों ने फिर बडिंग को देखा था। उसके बाद जो है हम लोग एंजियोस्पर्म में आई थिंक कैरी फॉरवर्ड कर गए थे। एंजियोस्पर्म में हम लोगों ने जो वेजिटेटिव परपोग्यूल्स के बारे में पढ़ा था। रनर हमने देखा, सकर देखा, और ट्यूबर, राइजोम, ऑफसेट, इन सारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने टेरर ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थी, आइकॉर्निया के बारे में। फिर उसके बाद लास्ट में जब लेक्चर वीडियो एंड किया था तो एक क्वेश्चन के साथ एंड किया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर करते हैं, बट एडवर्स कंडीशन या फिर एडवर्स कंडीशन आने पे वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ क्यों मूव ऑन कर जाते हैं, और मैंने इसका आंसर भी दिया था आपको। तो आपको अगर ये सारी बातें पता है तो हम लोग आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर वीडियो का, वहाँ से आप जो है उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, मेन हेडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले वही बातें जो हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के टाइम पे की थी, दैट इज इट्स अ बाईपेरेंटल। बाईपेरेंटल का क्या मीन है? अपोजिट सेक्स। यस, अपोजिट सेक्स मीन एक मेल होगा और एक फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है। गैमीट ऑलवेज फॉर्म, गैमीट ऑलवेज फॉर्म। थर्ड पॉइंट क्या था? गैमीट जो बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमीट वो फ्यूज होंगे, तो गैमीट फ्यूजन, गैमीट फ्यूजन, और इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये शब्द याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन आगे बहुत यूज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन होगा मीन्स गैमीट फ्यूज करेंगे, तो जो प्रोजनी होगी उसमें वेरिएशंस आएंगे, प्रोजनी में वेरिएशंस आएंगे, और इसलिए इस प्रोजनी को हम लोगों ने कहा था ऑफस्प्रिंग। ये बातें हो गई जो हम लोगों ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के टाइम पे की थी। 3 नई बातें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको जाननी है। पहली, इट इज मोर एलोबरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा एलोबरेट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। ये बातें हो गई थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम लोगों ने जो है डिफरेंस के टाइम पे देखी थी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो ये किया था कि किन किन ऑर्गेनिज्म में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पर भी हम लोग 5 किंगडम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 5 किंगडम, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा, एनसीईआरटी अपने पास रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि कोई पॉइंट मिस ना हो एनसीईआरटी का, ठीक है। यस, 5 किंगडम में
5 किंगडम में पहला मोनेरा। अगर आपको याद हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th वाले चैप्टर में आपने मोनेरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है। इट इज कंजुगेशन। यस, बैक्टीरिया के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे सिर्फ कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन होता क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर का ट्रांसफर। फर्टिलिटी फैक्टर, या आपने इसी को एफ फैक्टर पढ़ा होगा, एफ फैक्टर का ट्रांसफर होता है। मींस मोनेरा के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन होता है जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फैक्टर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। मींस नो फर्टिलाइजेशन, इसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मींस गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। तो जब गैमेट का फ्यूजन नहीं है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो बात ही करनी बेकार है। मोनेरा में क्या पढ़ेंगे? कंजुगेशन जान गए, एफ फैक्टर का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बाकी किंगडम्स की बात करें, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमल। एक बात और, मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो में भी बोला था, इस लेक्चर वीडियो में भी बोल रहा हूँ, मैं जब लिखता हूँ बोर्ड पे तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, बहुत सुंदर लिख रहा हूँ, लेकिन जब वीडियो देखता हूँ तो पता चलता है कि राइटिंग बहुत ही गंदी है। इसलिए आप जो है मेरी बातों के ध्यान से सुनते रहिएगा, जो भी चीज़ें मैं लिखूंगा वो मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। प्रोटिस्ट, फंजाई और प्लांट और एनिमल में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पहली चीज़ तो यही है कि ये सारे किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जो है वेराइटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मींस इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस बात की है? डाइवर्सिटी हर चीज़ की है, चाहे आप देखो इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, चाहे आप देखो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, चाहे आप देखो इनकी फिजियोलॉजी। एनसीईआरटी कहती है चाहे इन चारों किंगडम के अंदर कितनी भी डाइवर्सिटी है, चाहे इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफरेंस है, इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, फिजियोलॉजी में डिफरेंस है, लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनमें प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिज्म वो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। और वो पैटर्न क्या है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मैं इरेज करूँगा, आप जो है साथ में लिखते रहिएगा क्योंकि मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने के लिए, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या पैटर्न है? पैटर्न ये है कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनमें दो चीज़ें कॉमन होंगी। पहली, फेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ स्पैन में उनकी फेजेस सिमिलर होंगी, और दूसरी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो बातें कॉमन है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जो भी फेजेस ऑफ लाइफ होंगे वो सिमिलर होंगे, और इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलर होंगे। फेजेस ऑफ लाइफ में 3 है। यस, फर्स्ट वन इज यूवेनाइल फेज, यूवेनाइल फेज, या इसी को हम लोग प्लांट में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा सेनेसेंस, या इसी को हम लोग बुढ़ापा बोल सकते हैं। तो ये 3 फेजेस होंगे। यूवेनाइल फेज, ग्रोथ फेज, जब जो ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा और उसमें जब ग्रोथ स्टार्ट होगी और जब तक वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं हो जाता तब तक के टाइम को हम लोग यूवेनाइल फेज कहेंगे, चाहे वो प्लांट ही क्यों हो, ठीक है। फिर उसके बाद यूवेनाइल फेज एंड होगा, एक ऐसा फेज आएगा जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकेगा, उस फेज को हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। और जब रिप्रोडक्शन की क्षमता खत्म हो जाएगी, वो अपने जो है ओल्ड एज में चला जाएगा, उसे हम बोलेंगे सेनेसेंस, ठीक है। इवेंट की बात करें, मान लो ये एक कोई मेल गैमेट है और ये मान लो कोई फीमेल गैमेट है। मैंने कहा जब गैमेट का फ्यूजन होता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अभी को लिखवाया था फर्टिलाइजेशन। दिस इज द मेन इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस इवेंट से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी काम होंगे इन्हें हम लोग बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी चीज़ें होंगी उन्हें हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
अब प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइज, प्री और पोस्ट शब्द कोई नया शब्द तो है नहीं, ये कॉमन शब्द है। आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा, मैच से पहले एक होता है प्री मैच एनालिसिस, फिर उसके बाद होता है पोस्ट मैच एनालिसिस, तो ये कॉमन वर्ड है प्री एंड पोस्ट। तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमें ये बातें पढ़नी है, फेजेस ऑफ लाइफ पढ़ने हैं, उसके बाद इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि कॉमन है सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। और मैं स्टार्ट करता हूँ यूवेनाइल फेज से, मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यूवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज लिखते रहिएगा साथ में, ऑल दिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और all the sexually reproducing organism have to attain a certain growth, certain growth and maturity in their life before they set to sexual reproduction। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता से पहले उनकी जो भी ग्रोथ, एक सेकेंड, ग्रोथ और मैच्योरिटी का जो पीरियड होता है उसी को हम लोग यूवेनाइल फेज कहते हैं या वेजिटेटिव फेज कहते हैं इन प्लांट्स में। तो बर्थ से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करने तक के बीच का समय, दैट इज यूवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। और ये जो यूवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज है, इट इज डिफरेंट और वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ये फेज डिफरेंट होगा। तो दैट इज यूवेनाइल फेज, टाइम पीरियड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी और ग्रोथ के टाइम को हम लोग यूवेनाइल फेज कहेंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, और उसके लिए मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। दैट वाज द सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज। मार्कर में इंक खत्म हो गई है, मैं फिल करके आता हूँ, ठीक है। ओके, सो रिप्रोडक्टिव फेज, एंड ऑफ यूवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज इज द मार्क ऑफ या बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। यूवेनाइल फेज का एंड हो जाना वो बिगिनिंग होती है रिप्रोडक्टिव फेज का। और ये पता कैसे चलेगी? इन प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी इजीली सीन व्हेन दे कम टू फ्लावर। जब हायर प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स कि यूवेनाइल फेज एंड हो चुकी है और वो प्लांट जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर कर चुका है। तो फ्लावरिंग इज द साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन हायर प्लांट्स, ठीक है। लेकिन अब हायर प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग सब में एक जैसी तो होती नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बार बार फ्लावरिंग होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग दो प्रकार के पौधों को हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज मोनोकार्पिक एंड सेकेंड वन इज पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक वो प्लांट होंगे जिनकी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग हो, ठीक है। फ्लावरिंग वंस, ओनली वंस इन लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन। जबकि पॉलीकार्पिक में फ्लावरिंग many times
इन लाइफ स्पैन में बार बार जो है फ्लावरिंग होती रहेगी। अब आप ज़रा ध्यान से सुनिए, मोनोकार्पिक प्लांट जिनकी लाइफ में एक बार सिर्फ फ्लावरिंग होगी, ऐसे प्लांट्स ज़्यादातर होते हैं एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन 1 साल, या बाइनियल प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन 2 साल हो। तो ज़्यादातर जो 1 साल जिनका लाइफ स्पैन होता है या 2 साल लाइफ स्पैन होता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग वंस इन लाइफ साइकिल होती है, लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती है। जबकि जिनमें बार बार फ्लावरिंग होती है वो ज़्यादातर होते हैं पेरिनियल प्लांट्स। तो जिनकी लाइफ में बार बार फ्लावरिंग होता है उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, मोर देन 2 ईयर्स, और जिनमें फ्लावरिंग वंस होती है लाइफ स्पैन में, वो ज़्यादातर होते हैं एनुअल या बाइनियल प्लांट्स। ठीक है, एनुअल और बाइनियल प्लांट्स में जितने भी फेजेस ऑफ लाइफ हैं ये देखना इजी है। क्यों? क्योंकि वो ग्रो करने के बाद वेजिटेटिव फेज आएगी, वेजिटेटिव फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज में उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूट लगेंगे, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस, इजिली ऑल phases of life are clear cut, ऐसी ही लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, क्लियर कट। जबकि पेरिनियल प्लांट्स में जो है जिनके लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर्स होता है, जिनमें बार बार फ्लावरिंग होती है, उनमें ऑल phases are not clear cut। इनमें सारे फेजेस को इजीली बता पाना मुश्किल होता है। क्यों? कि मान लो उसकी ग्रोथ हुई, मतलब जर्मिनेट किया, ग्रोथ हुई, फिर एक मैच्योरिटी गेन करने के बाद उसमें फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग होने के बाद उसमें फ्रूट लगे, फ्रूट लगने के बाद वो मतलब सीज़न चला गया, ख़त्म हो गया पीरियड, फिर उसके बाद अगले सीज़न में फिर उसमें फ्लावरिंग हो गई। तो बार बार फ्लावरिंग हो रही है, दो फ्लावरिंग के बीच के समय को अब जो है कंसीडर करना यूवेनाइल है या रिप्रोडक्टिव है ये मुश्किल है। तो इसलिए इसमें सारी फेजेस जो हैं वो क्लियर कट नहीं होती हैं कि ये रिप्रोडक्टिव फेज में है या फिर जो है वेजिटेटिव फेज में है। ठीक है, ओके। मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट के बारे में पढ़ने के बाद, मोनोकार्पिक को सेमल पेरस भी बोलते हैं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सेमल पेरस, और इसको पॉलीटोकस बोलते हैं, पॉलीटोकस। आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो कहीं कहीं पर आपको के जो है स्पेलिंग में मिलेगा, कहीं कहीं पे सी मिलेगा, तो मैंने के लिख दिया है, पॉलीटोकस या पॉलीकार्पिक प्लांट बोलते हैं। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स के बाद एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, और एनसीईआरटी ने कहा है उन दोनों प्लांट को कि इनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है, और क्यों उसको अनयूजुअल बोला गया ये भी चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी। पहला प्लांट है बैम्बू का, बैम्बू प्लांट। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कि बैम्बू प्लांट में जो है अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। एक बार ये फ्लावरिंग करता है और उसमें डेथ हो जाती है। अब क्योंकि इसका लाइफ स्पैन जो है 50 to 100 ईयर्स है, तो मीन्स ये क्या है, पेरिनियल प्लांट। तो सबसे पहले लिख लो, इट इज अ पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट है ये, जिसमें फ्लावरिंग वंस इन लाइफ स्पैन आफ्टर जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। ठीक है, तो बैम्बू प्लांट जो है वो पेरिनियल है। अगर पेरिनियल प्लांट है तो इसमें फ्लावरिंग बार बार होनी चाहिए थी पॉलीकार्पिक की तरह, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें पेरिनियल होने के बाद भी इसमें फ्लावरिंग वंस होती है, इसलिए इसको जो है अनयूजुअल फ्लावरिंग एनसीईआरटी ने लिख रखा है। ठीक है, और आफ्टर 50 to 100 ईयर ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट एंड डाई, और इसकी मृत्यु हो जाती है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अनयूजुअल फ्लावरिंग है, पेरिनियल है, लाइफ स्पैन जो है मोर देन 2 ईयर्स है। ठीक है, तो इसमें फ्लावरिंग बार बार होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लावरिंग सिर्फ एक बार होती है। तो पेरिनियल होने के बाद भी इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो मोनोकार्पिक जैसी होती है। ठीक है, दूसरा प्लांट है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, लिखते रहिएगा आप। दूसरा प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना।
स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या इसी को बोलते हैं नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो। नीला कुरंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फ्लावर जो होता है ब्लू कलर का होता है, फ्लावर ब्लू कलर। ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की भी कहानी इसी की जैसी है, बम्बू जैसी। ये भी पेरिनियल प्लांट है, मतलब इसका लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर्स है। पेरिनियल प्लांट। लेकिन पेरिनियल प्लांट होने के बाद भी इसमें फ्लावरिंग बार बार नहीं होती, इसमें भी फ्लावरिंग एक बार होती है। फ्लावरिंग वंस इन लाइफ, जनरली आफ्टर 12 ईयर्स। 12 सालों में एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है और ये एक पेरिनियल प्लांट्स है। एंड दिस स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी इज फाउंड इन इंडिया, साउथ इंडिया कह सकते हो, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के स्टेट में जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ बनाती हैं, नीलगिरी, सॉरी, ये वहाँ पर पाया जाता है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पे। नीलगिरी पहाड़ियों का नाम ही नीलगिरी इसकी वजह से पड़ा है क्योंकि इसके फ्लावर ब्लू हैं। ठीक है, तो नीले फूलों की वजह से इसका नाम पड़ गया नीलगिरी। और ये जो है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। और इसमें लास्ट टाइम फ्लावरिंग हुई थी, लास्ट फ्लावरिंग पुरानी वाली एनसीईआरटी जो थी उसमें मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर 2006 दिया हुआ था। जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें 2018 दिया हुआ है। तो लास्ट फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर 2018 में हुई थी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जो कि पाया जाता है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के माउंटेन्स में, जिसे बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन्स। ठीक है, तो ये थी 2 स्पेसीज, एक बैम्बू प्लांट की और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की, जिनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। अनयूजुअल क्यों कहा था? क्योंकि ये पेरिनियल थे तो पॉलीकार्पिक की तरह बार बार फ्लावरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन मोनोकार्पिक की तरह एक ही बार फ्लावरिंग हुई, इसलिए इसको अनयूजुअल फ्लावरिंग बोला गया। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब बात करते हैं प्लांट्स की। तो हो गई कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, फ्लावरिंग होगी, समझ जाएंगे कि भाई रिप्रोडक्टिव फेज आ गई है। एनिमल्स में, इन एनिमल्स morphological and physiological changes occur prior to active sexual reproduction। एक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। अब एनिमल्स में भी 2 प्रकार के एनिमल्स, एक वो जो अंडे देते हैं, एग लेइंग करते हैं, एंड सेकेंड वन जो बर्थ देते हैं न्यू यंग वन को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्ट वन इज ओविपेरस एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स जो बर्थ देते हैं न्यू यंग वन को, दैट इज विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस जो एग लेइंग करेंगे, एग लेइंग, और विविपेरस वो जो बर्थ देंगे यंग वंस को। ठीक है, बात करें वर्टिब्रेट्स की तो 4 वर्टिब्रेट्स ओविपेरस है। यस, फर्स्ट फिश, सेकंड एम्फीबिया, थर्ड रेप्टाइल, ठीक है, फोर्थ बर्ड्स। और वहीं बात करें विविपेरस की तो 5वां जो है मैमल, दैट इज विविपेरस। मैमल जो है वो विविपेरस है। ठीक है, तो 2 प्रकार के एनिमल्स, एक जो अंडे देते हैं, एग लेइंग करते हैं, ओविपेरस, दूसरा जो यंग वन को बर्थ देते हैं, विविपेरस। 4 लोग इसमें, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड बर्ड, सॉरी बर्थ लिख दिया मैंने, बर्ड एंड विविपेरस में एक लोग, दैट इज मैमल्स। बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स तो इनमें होती है सीजनल एग लेइंग, और ये रिलेटेड होती है सीजनल एग लेइंग रिप्रोडक्शन से, एंड
दीज आर, और ये जो एग बनते हैं सीजनल एगलिंग में, दैट आर फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो जो सीजनल एगलिंग होती है बर्ड्स के अंदर, दैट एग्स आर रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन, और जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। लेकिन जो बर्ड्स पोल्ट्री फॉर्म में होती हैं, पोल्ट्री फॉर्म में या कैप्टिविटी में होती हैं, कैप्टिविटी में उनका जो एग होता है दैट इज नॉट रिलेटेड विथ, नॉट रिलेटेड विथ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और वो एग जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। तो दो बातें, बर्ड्स में जो सीजनल एगलिंग होती है दैट एग इज जो है रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन एंड दैट इज फर्टिलाइज्ड एग, और जो पोल्ट्री फॉर्म में कैप्टिविटी में ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन से बर्ड्स को कैप्टिविटी में रखता है, उसके जो एग्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, उनका जो है रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि मैमल्स की बात करें तो इन फीमेल्स ऑफ मैमल्स, इन फीमेल्स साइक्लिक changes occurs in the activity of ovaries and accessory ducts, as well as hormones. सो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि रिप्रोडक्टिव फेज जब एनिमल्स में आएगी तो उनमें जो है मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे। ये मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल के चेंजेस का कंडीशन क्या होगी कि कुछ एनिमल्स जो ओविपेरस होते हैं वो एग लेइंग करना स्टार्ट कर देंगे, और जो विविपेरस हैं वो बर्थ देंगे न्यू यंग वंस को। ठीक है, और जो मैमल्स होंगे, खास करके विविपेरस में जो मैमल्स हैं, इनकी फीमेल्स के अंदर साइक्लिक चेंजेस आएंगे एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट की, एज वेल एज हार्मोन्स में चेंजेस आएंगे। और ये हार्मोनल चेंजेस जो है ये दो प्रकार के हैं। अगर आपने ऊपर का लिख लिया तो मैं इसको इरेज करता हूँ, और यहाँ पे जगह है, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, ये चेंजेस दो प्रकार के हैं। एक मैमल्स वो होते हैं जिनमें जो ये साइक्लिक चेंजेस जो है वो सीजनल है, और एक मैमल्स वो हैं जिनमें ये साइक्लिक चेंजेस जो है वो कंटिन्यू है। तो सीजनल जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, और जिनमें ये कंटिन्यूअस है उन्हें बोलते हैं हम लोग प्राइमेट्स। ओके, नॉन प्राइमेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। यस, रैट, डॉग, कैट, काऊ, बफेलो। ठीक है, जबकि प्राइमेट्स में मंकी, यस, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर ही लिखने की कोशिश करता हूँ, आप इसी के नीचे लिखते रहिएगा। ठीक है, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स के बारे में ऐसे ही नीचे जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखते रहिएगा। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस हैं दैट आर सीजनल। ठीक है, और जबकि जो है प्राइमेट्स हैं उनमें जो ये साइक्लिक चेंजेस हैं दैट आर कंटिन्यूअस। ठीक है, साइक्लिक चेंजेस जो होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। इसमें जो ये सीजनल साइक्लिक चेंजेस हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल, जबकि कंटिन्यूअस में हम लोग बोलते हैं यस मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 डेज की होती है। ठीक है, और इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन एनिमल्स में होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू ब्रीडर। ठीक है, जबकि स्ट्रेस साइकिल जो होती है वो सीजनल होती है। एक पर्टिकुलर सीजन में जो है साइक्लिक चेंजेस, एक पर्टिकुलर सीजन आने पे साइक्लिक चेंजेस होंगे। और जो है इनमें खास करके बफेलो के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, बफेलो में है तो ये नॉन प्राइमेट, लेकिन इसमें जो साइक्लिक चेंजेस है वो कंटिन्यू ब्रीडर की तरह होते हैं। तो याद रखिएगा बफेलो इज अ कंटिन्यू ब्रीडर। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा कि प्लांट्स में, हायर प्लांट्स के अंदर जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तो उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने जो है एनिमल्स के अंदर देखा कि जब एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तो इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और उन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस
क्या कैसे होंगे, कुछ एनिमल्स जो होंगे वो एग लेइंग करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ एनिमल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, बर्थ देंगे न्यू यंग वन को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज। अब हम लास्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेनेसेंस, एंड सेनेसेंस इज द थर्ड senescence. Okay, senescence, that is end of reproductive phase, is considered as one of the parameter of senescence या ओल्ड एज, सेनेसेंस या ओल्ड एज। अब ओल्ड एज का क्या मीन है, ओल्ड एज का मीन क्या है, सेनेसेंस या ओल्ड एज का मीन है स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का धीरे धीरे कम हो जाना, मेटाबॉलिज्म एंड स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, विच लीड्स टू ऑर्गेनिज्म से डेथ, लीड्स टू organisms death. So this is all about life, phases of life. हम लोगों ने जो है यूवेनाइल या वेजिटेटिव फेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है रिप्रोडक्टिव फेज, और लास्ट में हम लोगों ने सेनेसेंस के बारे में पढ़ा। और सेनेसेंस फेज कब आएगी ये चीज़ आप जो है इसका एक पैरामीटर आप बता सकते हैं कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज जो है एंड हो जाए तो समझ लो कि वो सेनेसेंस फेज में जा चुका है। और सेनेसेंस फेज का क्या मतलब है, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो होती जाएगी और विच लीड्स टू डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोगों ने सेनेसेंस के बारे में पढ़ लिया। एक छोटा सी बात और लिखी हुई है एनसीईआरटी में जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ और उसकी डेथ हुई। ठीक है, इसके बीच में ये फेजेस हैं, दैट इज यूवेनाइल फेज, या इसी को हम लोगों ने वेजिटेटिव फेज बोला था, वेजिटेटिव फेज। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस। ठीक है, यूवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस। इन तीनों फेजेस में एक फेज से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरी फेज में जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि शाम को जो है आप गए किसी पौधे के पास खड़े हैं, देख रहे हो उसको, यार इसमें तो बिल्कुल फूल नहीं लगा है, कुछ भी कोड़ी ओड़ी है ही नहीं, और सुबह उठे तो देखे पूरा पेड़ जो है सिर्फ फूलों से लगा हुआ है। तो एक दिन में वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज आ जाए ऐसा तो है नहीं। रिप्रोडक्टिव फेज से वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में ट्रांसमिशन का समय जो है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज। ठीक है, और ये ट्रांजिशन फेज जो होती है ये हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, तो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में या रिप्रोडक्टिव फेज से सेनेसेंस फेज में जो ट्रांसमिशन का समय है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, और ये कंट्रोल होती है हार्मोन्स और इन्वायरमेंट के द्वारा। ये छोटी सी बात आपको जानना जरूरी थी। और इसी तरीके से हमारा फर्स्ट जो पार्ट था, जो हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सिमिलरिटी होती है, सेम वो जो है इवेंट्स को फॉलो करते हैं, उसमें जो फर्स्ट चीज़ थी दैट इज फेजेस ऑफ लाइफ, वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एनसीईआरटी की लाइन है, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑल sexually reproducing organism exhibit events and processes which have remarkable and fundamental similarity even though the structures associated in sexual reproduction
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर वेरी डिफरेंट। ध्यान से सुनना बात को, एनसीईआरटी की पॉइंट लाइन है, ठीक है। कहते हैं एनसीईआरटी कि जब कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में अपनी आता है, लाइफ की रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर जितने भी इवेंट्स एंड प्रोसेसेस होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं। भले ही जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं या एसोसिएट होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें कितने भी डिफरेंसेस हो, मीन्स प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे फंजाई हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करेंगे तो उनमें सारे इवेंट्स और सारे प्रोसेसेस सेम होंगे, भले ही उनमें इन्वॉल्व होने वाली या एसोसिएट होने वाले स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। और वो इवेंट्स एंड प्रोसेसेस क्या हैं? यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जब मैंने कहा था कि चारों किंगडम में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को आप देखिए, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखिए, इनकी फिजियोलॉजी को देखिए, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनमें बहुत सिमिलरिटी होती है। हमने फेजेस ऑफ लाइफ देखा था कि सब में सेम फेजेस ऑफ लाइफ थी, यूवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज आती थी, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आती थी, फिर उसके बाद सेनेशन। वैसे ही जब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो वहाँ पर भी सेम चीज़ें फॉलो होंगी, ठीक है। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मान लो ये मेल है, सॉरी, और ये फीमेल है, ठीक है। मेल से बना मेल गैमीट, ठीक है, फीमेल से बना फीमेल गैमीट। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फिजिकली पास पास आए और हुआ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। मैंने बताया था मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले शब्द मैंने इस्तेमाल किया था प्री फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे तो बनेगा जाइगोट। अब इस जाइगोट में फर्दर होगा डिवीजन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन या तो स्पोर बनेगा या तो एम्ब्रियो बनेगा। मान लो यहां पर एम्ब्रियो बना, ठीक है, एम्ब्रियो बना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले शब्द प्री और फर्टिलाइजेशन के बाद शब्द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो तीन इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले जितने भी काम होंगे दैट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। मैं बोला तो प्री और पोस्ट जो शब्द है ये कॉमन वर्ड है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन से पहले दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान से देखो जरा कि प्री फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है। मेल से बन रहा है मेल गैमीट, फीमेल से बन रहा है फीमेल गैमीट, मीन्स गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहला काम हुआ गैमीट फॉर्मेशन। आई होप कि रेड कलर आपको विजिबल हो वीडियो के अंदर, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन या इसी को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान से देखो, गैमीट बन गया, मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया। अब ये दोनों आपस में फ्यूज होने के लिए पास पास आ रहे हैं, दिस गैमीट ट्रांसफर। तो दो बातें हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, पहला गैमीट का बनना, गैमीट फॉर्मेशन दैट इज गैमीटोजेनेसिस, और फिर गैमीट का पास पास आना दैट इज गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे दैट इज गैमीट फ्यूजन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखो क्या हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट या इसी को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, गैमीट फॉर्मेशन दैट इज गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, गैमीट फ्यूजन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमें ये सारे पॉइंट्स एक एक करके
डिस्कस करने हैं, स्टार्टिंग विद द गैमीट फॉर्मेशन। मैं ऊपर का रिमूव कर दे रहा हूँ और हम लोग स्टार्ट करेंगे गैमीट फॉर्मेशन, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। फिर उसके बाद आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो नाउ आवर मेन टॉपिक इज गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग जो है गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। एंड व्हाट इज दिस गैमीट? गैमीट इज अ हैप्लॉइड, गैमीट इज अ हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल। गैमीट एक हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल है विथ जर्म प्लाज्म, जिसके पास होता है जर्म प्लाज्म, और जर्म प्लाज्म जो है इसके पास होते हैं कैरेक्टर जो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। और गैमीट की बात कर रहे हैं तो गैमीट के बारे में छोटी सी बात, और दैट इज मेल से बनने वाला मेल गैमीट और फीमेल से बनने वाला फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट प्लांट्स में इस मेल गैमीट को बोलते हैं एंथ्रेजोइट, ठीक है। प्लांट्स में क्या कहते हैं? एंथ्रेजोइट। और फीमेल गैमीट को कहते हैं एग। ये कब कहते हैं? प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और एनिमल्स में मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवम, ठीक है। तो एंथ्रेजोइट एंड एग शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में, और एनिमल्स में यूज किया जाता है स्पर्म एंड ओवम शब्द। अब ये जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये एक जैसे हो सकते हैं, मीन्स इनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो सकती है और इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंस भी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट, दे आर ऑफ टू टाइप। मैं पूरा ही इरेज कर दे रहा हूं। दे आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ये दो प्रकार के, दैट इज होमोगैमीट। होमोगैमीट को आइसोगैमीट भी बोलते हैं, आइसोगैमीट, ठीक है। और दूसरा हेट्रोगैमीट। थोड़ा फास्ट चलते हैं यहाँ से, ठीक है। होमोगैमीट एंड हेट्रोगैमीट। होमोगैमीट वो होंगे जिसमें मेल और फीमेल गैमीट में सिमिलैरिटी होगी, दोनों एक जैसे होंगे। हेट्रोगैमीट वहाँ पे जहाँ पे डिससिमिलैरिटी होगी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के अंदर। होमोगैमीट में अगर गैमीट के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे मोटाइल, ठीक है, मोटाइल, आइसोगैमस मोटाइल। या अगर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है तो नॉन मोटाइल। यहां पे लिख लीजिएगा आप, मैंने लिखा नहीं है। यहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट, ठीक है, और यहां फ्लैजिला एब्सेंट। ध्यान से देखो, मोटाइल कंडीशन में शेप एंड साइज दोनों सिमिलर होगा। आइसोगैमस कंडीशन में यहां पे लिख लो शेप एंड साइज आर सिमिलर, ठीक है। शेप भी सेम है, दोनों एक जैसे दिखने में, और साइज भी दोनों का सिमिलर है। और फ्लैजिला प्रेजेंट है मींस मोटाइल कंडीशन है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में देखो यहां पे भी शेप सेम है और साइज भी सेम है, बस फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है। तो ये हो गया आइसोगैमीट को आइसोगैमस भी बोल दो। ज्यादातर शब्द यहाँ पे आइसोगैमस ही यूज किया जाता है, आपने भी आइसोगैमस ही पढ़ा होगा। आइसोगैमस मोटाइल कंडीशन, आइसोगैमस नॉन मोटाइल कंडीशन। आइसोगैमस मोटाइल कंडीशन का आपको क्लास 11th वाले एग्जाम्पल मैं याद दिला दूं तो यहाँ पर था यूलोथ्रिक्स, और क्लास 12th की बुक में एक फिगर दिया हुआ है, उसे आप ध्यान से देखिएगा, वो भी इसी के जैसा दिखेगा, क्लैडोफोरा।
तो दो एग्जाम्पल हो गए जिनमें आइसोगैमस मोटाइल कंडीशन पाई जाएगी गैमेट्स के अंदर, मींस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे दिखने में होंगे, एक साइज के होंगे, दोनों मोटाइल होंगे। और वो एग्जाम्पल कौन कौन से? यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोरा। यूलोथ्रिक्स क्लास 11th वाला है, क्लैडोफोरा क्लास 12th में दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, बस दोनों में फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है इसलिए मोटाइल नहीं है। और इसका एग्जाम्पल था क्लास 11th वाला स्पाइरोगाइरा। 12th में इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। तो आप जो है क्लास 11th वालों को भी रिवाइज करते चलिए, रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा कि क्लास 11th में क्या पढ़ा था। नहीं याद है तो यहाँ याद कर लो। ठीक है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा क्लास 12th वाला, यहाँ पे क्लास 12th वाला क्लैडोफोरा। हेट्रोगैमेट में आते हैं। हेट्रोगैमेट में मैंने कहा कि डिफरेंसेस हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में किस प्रकार के डिफरेंसेस हैं? ध्यान से देखो, ये हैं दो प्रकार के, एनाइसोगैमस आइसोगैमस एंड oogamous। अगर दोनों का शेप सेम है, साइज में डिफरेंट है, मीन्स शेप सेम साइज डिफरेंट, तो उसे हम लोग कहेंगे एनाइसोगैमस। और एनाइसोगैमस को जरा ध्यान से देखो, ये रहे दोनों एक जैसे दिखते हुए, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, दोनों का शेप सेम है और दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो शेप सेम है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन साइज डिफरेंट है, दैट इज एनाइसोगैमस कंडीशन। और एनाइसोगैमस का यस क्लास 12th वाला ही क्लास 11th वाला ही एग्जाम्पल है यूडोरीना, जो एनसीईआरटी की 4-5 साल पुरानी वाली बुक थी उसमें भी ये एग्जाम्पल दिया ना, तभी मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले जो एडिशन आया उसमें ये ऐड हुआ है। तो क्लास 11th में का एग्जाम्पल है यूडोरीना एनाइसोगैमस। oogamous को देखो ध्यान से, oogamous में शेप भी डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है। ठीक है, और इसके 3 एग्जाम्पल हैं, 2 तो क्लास 11th वाले हैं मेरे ख्याल से, 2 क्लास 11th में, एक तो क्लास 12th में भी दिया हुआ है। पहला है वॉल्वॉक्स, ये क्लास 11th का है। क्लास 12th में ये दिया हुआ है फ्यूकस और ह्यूमन बीइंग, इनके स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं, फ्यूकस एंड ह्यूमन बीइंग। ये फ्यूकस तो क्लास 11th में भी दिया हुआ था। तो ध्यान से अब एक मरतबा रिवाइज मान लो। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी 2 प्रकार के होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट। होमोगैमेट को जो है आइसोगैमस या आइसोगैमेट भी बोलते हैं, ये मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल के एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोरा, नॉन मोटाइल का कंडीशन स्पाइरोगाइरा, एनाइसोगैमस का यूडोरीना, oogamous का वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड ह्यूमन बीइंग। oogamous में सबसे ज़्यादा ईजी होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को डिफ्रेंशिएट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं इसको पूरा ही इरेज कर दे रहा हूं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां पे आपका एक मिथ क्लियर करने वाला हूं मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब टॉपिक मैंने डाला था तो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था, इट्स अ बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मीन्स बच्चे क्या समझ लेते हैं कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे। ऐसा होता भी है जनरली, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा था बाई पेरेंटल का मीन्स अपोजिट सेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्लांट्स में यस एंथ्रीडिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं। वहीं एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कहते हैं टेस्टिस, फीमेल में बात करें तो ओवरी। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर सेम ऑर्गेनिज्म में है, ये मान लो हमारा ऑर्गेनिज्म है और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है
और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, और दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अलग, ये ऑर्गेनिज्म अलग। ठीक है, इसमें मेल और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल कंडीशन। अब एनसीईआरटी ने जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, उनके बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने लिख लिया हो तो लिखते रहिएगा साथ में। ठीक है, बात करें फंजाई की, होमोथैलिक कंडीशन। होमोथैलिक मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम जो है थैलस पे पाए जाएंगे। और हेट्रोथैलिक कंडीशन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट थैलाई पे प्रेजेंट होंगे। बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में थोड़ी बातें ज़्यादा है। यस, प्लांट्स की बात करें, मान लो ये प्लांट है कोई और ये रहे इसके फ्लावर। ठीक है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है और सेम ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है, फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल है और सेम ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है, या सेम ऑर्गेनिज्म पे या सेम प्लांट पे दो फ्लावर है, एक जो है वो मेल फ्लावर है और दूसरा जो है फीमेल फ्लावर है, मतलब एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडिया प्रेजेंट है और दूसरा आर्किगोनिया दूसरे फ्लावर में प्रेजेंट है, या एक ही फ्लावर में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रेजेंट है, इस कंडीशन को कहते हैं मोनोइसियस कंडीशन। मोनोइसियस कंडीशन। ठीक है, और मोनोइसियस के दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, एक तो है कुकरबिट और दूसरा आई थिंक दिया हुआ है कोकोनट। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है प्लांट्स के अंदर, ध्यान से देखना। ये एक प्लांट है, ये इसका फ्लावर और ये दूसरा प्लांट है और ये इसका फ्लावर है। इस प्लांट पे जितने भी फ्लावर हैं इनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही प्रेजेंट है, और जो दूसरा प्लांट है इसमें जितने भी फ्लावर हैं इनमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइसियस कंडीशन। डाइसियस कंडीशन, और डाइसियस कंडीशन के तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। यस, पहला एग्जाम्पल है डेट पाम, सेकेंड पपाया एंड थर्ड वन इज मार्केंसिया। तो अगर प्लांट में जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है और एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट है, दैट इज मोनोइसियस कंडीशन। या प्लांट जो है जिसपे फ्लावर जो है, एक फ्लावर जो है मान लो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है और दूसरे पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन दोनों फ्लावर जो है सेम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दैट इज कुकरबिट एंड कोकोनट। डाइसियस कंडीशन में एक प्लांट पे सिर्फ जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और दूसरे प्लांट पे सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइसियस कंडीशन। और तीन एग्जांपल डेट पाम, पपाया एंड मार्केंसिया। मार्केंसिया का आप लोगों ने जो है स्ट्रक्चर भी देखा होगा क्लास 11th वाले चैप्टर में। बात करें एनिमल में, तो एनिमल में कोई अलग से शब्द यूज नहीं होता, डायरेक्ट बोलते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल एंड बाइसेक्सुअल एनिमल। यूनिसेक्सुअल वो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। और बाइसेक्सुअल वो जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल के दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, एक तो हम ही लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, यस, एंड दूसरा है कॉकरोच। ये दोनों एग्जांपल दिए हैं। और बाइसेक्सुअल के यहाँ पे काफ़ी सारे जो है एग्जांपल दिए हुए हैं, स्पंजेस, अर्थवर्म, लीच, इटीसी। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखे होंगे। सो दिस इज अबाउट जो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अगर सेम ऑर्गेनिज्म पे
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल कंडीशन। और दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल कंडीशन। बाइसेक्सुअल कंडीशन इन एनिमल्स में, बाइसेक्सुअल कंडीशन इन एनिमल्स में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हर्माफ्रोडाइट। ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि मुझे अभी तक याद है हर्माफ्रोडाइट। एक बार मैं पेपर दे रहा था, ऐसे ही क्वेश्चन आया था, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या था, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था आई थिंक। मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उस टाइम माइंड में आ नहीं रहा था कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये शब्द याद रखिएगा, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल कंडीशन इन एनिमल्स। सो दिस इज अ स्मॉल टॉपिक, sexuality in organism. Yes, our next topic is cell division during gamete formation। गैमीट फॉर्मेशन के समय सेल डिवीजन किस प्रकार का होता है ये जानना है हमें इस टॉपिक के अंदर। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक यूनिवर्सल रूल जो आपको लिखना है, रूल नंबर 1 करके लिख लीजिएगा। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और मैंने गैमीट के बारे में जब लिखवाया था, अभी जब गैमेटोजेनेसिस मैंने बताया था, तो वहाँ पे मैंने बोला था गैमीट इज अ हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल, तो हमेशा हैप्लॉइड होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब 5 किंगडम के अंदर किस प्रकार से गैमीट बनेगा, डिवीज़न किस प्रकार का होगा, उससे पहले हमें जान लेते हैं कि उस जो है 5 किंगडम में कौन कौन से लोग हैं और उनमें क्या क्या कंडीशंस पाई जाती हैं 5 किंगडम में। यस, स्टार्ट विथ मोनेरा या बैक्टीरिया। यस, मोनेरा हैप्लॉइड मीन्स एन, पोटिस्ट सेकेंड, पोटिस्टा ये भी एन, एक्सेप्ट प्रोटोजोन, क्योंकि प्रोटोजोन में वेरिएशंस हो सकते हैं, एक्सेप्ट प्रोटोजोन्स, उसमें डिप्लॉयड कंडीशन भी पाई जा सकती है कुछ में, प्रोटोजोन्स, ठीक है। फंजाई थर्ड, फंजाई यस ये भी हैप्लॉइड। प्लांट में 5 लोग हैं, प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, या जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। एल्गी यस इट्स आल्सो हैप्लॉइड, ब्रायोफाइटा भी हैप्लॉइड, टेरिडोफाइटा यस डिप्लॉयड, एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड एंड जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड, ठीक है। और एनिमल आर आल्सो, एनिमल्स आर आल्सो डिप्लॉयड। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हमें देखना है सेल डिवीजन को, ठीक है। और सेल डिवीजन आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाले चैप्टर में, कि सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है। तो अगर हैप्लॉइड गैमीट हमेशा होता है, तो अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड गैमीट बनेगा तो होगी माइटोसिस, और अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉइड जो है गैमीट बनेगा तो होगी मियोसिस। तो वही चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ और ये रूल नंबर 1 यहीं पे रहने दो। यस, कौन कौन लोग थे, एक तो मोनरा था, मोनरा में लिखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो छोड़ दूँ, प्रोटिस्टा से स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट में कौन कौन लोग थे, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। यस, ये सभी हैं हैप्लॉइड, दैट इज एन, और इनसे गैमीट बनेगा बाय द डिवीजन माइटोसिस, ठीक है। और जिस सेल में ये माइटोटिक डिवीजन होगा उसे हम लोग बोलते हैं गैमीट मदर सेल। और इस गैमीट मदर सेल में अगर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसको माइटोसाइट, ठीक है। डिप्लॉयड वालों की बात करो, यस, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल्स, दीज आर डिप्लॉयड
डिप्लॉयड दैट इज 2n, और इनसे जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा दैट इज n, तो इसमें होना क्या चाहिए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से गैमीट बन रहा है n, हैप्लॉयड गैमीट बन रहा है, मींस रिडक्शन हो रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, दैट इज मियोटिक डिवीजन, सॉरी मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। नंबर हाफ हो जा रहा है मींस रिडक्शन डिवीजन, दैट इज मियोटिक डिवीजन। और यहां पे भी गैमीट मदर सेल को कहेंगे मियोसाइट, गैमीट मदर सेल को क्या कहेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, गैमीट मदर सेल को कहेंगे मियोसाइट, ठीक है। तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब डिवीजन होगा गैमीट बनाने के लिए तो होगा माइटोसिस, दैट इज, और मदर सेल को क्या कहेंगे, माइटोसाइट। और यहाँ पर जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होगा तो उसे बोलेंगे मियोटिक डिवीजन, दैट इज माइटोसाइट। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको डिस्कस कर दिया मैंने यहाँ पर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट गैमीट फॉर्मेशन, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। हम लोगों ने साथ में जो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ा और सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन को भी पढ़ा। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन में एक रिलेटेड टेबल है क्लास 12th एनसीईआरटी बुक में, आप जो है टेबल 1.1 देखिए। इसमें जो है गैमीट मदर सेल दैट इज मियोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या दी हुई है, कुछ में फिल करना है, कुछ में जो है पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट, ठीक है। तो गैमीट मदर सेल में जब मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे गैमीट में। मीन्स अगर मान लो कि मियोसाइट में 2n है तो गैमीट में n हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस के समय। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, ह्यूमन बीइंग, हाउस फ्लाई, रैट, डॉग, कैट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, इसे आप इजीली फिल कर सकते हो। जिसमें गैमीट के दिए हुए हाफ कर लेना मियोसाइट के, और जिसमें जो है गैमीट का दिया हुआ है मियोसाइट में फिल करना है उसका डबल कर लेना, ठीक है। और साथ में सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म से जो भी मैंने एग्जांपल लिखा था उसका कुछ फिगर दिया हुआ है, अर्थवर्म का फिगर दिया हुआ है, कॉकरोच का फिगर दिया हुआ है, साथ में एक और ये मुझसे शायद छूट गया था, कैरा का दिया हुआ है, ये मोनोइसियस प्लांट है, ठीक है। इसमें 6 मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है सेम प्लांट पे पाए जाते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। मार्केंसिया मैंने लिखवा दिया था। एक और जो फिगर दिया हुआ है वो स्वीट पोटैटो का दिया हुआ है, स्वीट पोटैटो का फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो आप ये जो है टेबल और ये फिगर्स जो है एक मर्तबा चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा पहला टॉपिक था गैमीटोजेनेसिस वो फिनिश हो जाता है। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, ओके। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ after the formation of male and female gamete, after the formation of male and female gamete, they must be physically brought together, physically brought together to facilitate, सॉरी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है आज, टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन या गैमीट फ्यूजन, गैमीट फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी कहती है कि गैमीट के बनने के बाद, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बनने के बाद उनका पास आना, फिजिकली उनका पास आना फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक जगह मेल गैमीट बना दूसरी जगह फीमेल गैमीट बना, दोनों आपस में वैसे ही पड़े हुए हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। जब तक पास नहीं आएंगे तो फिजिकली जो है इनको पास लाना ज़रूरी है फॉर टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, in majority of organism, male gamete is motile and female
गैमेट इज स्टेशनरी, ठीक है, एक्सेप्ट, एनसीईआरटी की लाइन है, एक्सेप्ट सम एल्गी एंड फंजाई। समझना बात को, ठीक है। देखो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को पास पास आना है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पास पास आएंगे कैसे अगर वो मोटाइल नहीं है। मींस दोनों में से एक तो मोटाइल होना चाहिए एटलीस्ट, तभी तो पास आएंगे। तो उसी चीज को कह रहा है कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, एक्सेप्ट एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई, कुछ एल्गी और फंजाई को छोड़ करके। तो जिन ऑर्गेनिज्म में आइसोगैमस और एनआइसोगैमस कंडीशन पाई जाएगी वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे कि मेल गैमेट जो है मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होगा। और वो कौन कौन से हैं? एक तो एल्गी आ गई, एक तो फंजाई आ गई, कुछ एल्गी और फंजाई जिनमें आइसोगैमस और एनआइसोगैमस कंडीशन पाई जाएगी, ठीक है। मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ और हम लोग जो है एल्गी और फंजाई के बाद मूव ऑन करते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर, देखते हैं क्या इनमें जो है ये कंडीशन फॉलो होती है या नहीं होती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडो, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में ऊगैमस कंडीशन पाई जाती है। ऊगैमस कंडीशन की मैंने हालांकि स्ट्रक्चर नहीं लिखवाया था, पर मैं आपको बता देता हूं। आपको फ्यूकस का स्ट्रक्चर याद होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फ्यूकस में ये रहा फीमेल गैमेट, और ये है मेल गैमेट, ठीक है। तो फीमेल गैमेट जो है वो स्टेशनरी होता है, मेल गैमेट जो होता है ये मोटाइल होता है। यस, मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है एंड फीमेल गैमेट जो है वो स्टेशनरी है, और जो फीमेल गैमेट होता है ये उगोनियम के अंदर पाया जाता है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है कि मेल गैमेट जो है मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल या स्टेशनरी होगा, वो फॉलो करते हैं ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, क्योंकि इनमें ऊगैमस कंडीशन पाई जाती है। ऊगैमस कंडीशन में मेल गैमेट जो है मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। तो हम देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इस जनरल जो है स्टेटमेंट को कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है जिनमें मेल गैमेट जो है मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसके लिए क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज़्यादा होता है फीमेल गैमेट से, क्योंकि मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है और वो रास्ता अगर भटक गया तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए अगर इसकी संख्या ज़्यादा होगी तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि जो मेल गैमेट है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम जो है ज़्यादा बनता है ओगोनियम या जो है एग से, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए। और ये कंडीशन कब होती है, ओगैमस कंडीशन में, जब मेल गैमेट जो है मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होगी। और इसका मीडियम क्या होता है, ब्रायो और टेरिडोफाइटा में वाटर, ठीक है। वाटर इज द मीडियम जिसके द्वारा जो है मेल गैमेट जो है जाएगा ओगोनियम तक, और इसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज़्यादा होगी एक ओगोनियम से, ताकि जो है फर्टिलाइजेशन को इंश्योर किया जा सके। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बाद मेरे ख्याल से दिया है जिम्नो और एंजियोस्पर्म। मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूं अगर आपने लिख लिया हो तो, ठीक है। जिम्नो एंड एंजियो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बनता है स्पोरेंजिया। क्या बनता है, स्पोरेंजिया। और मैंने बताया था एंजिया का मतलब बनेगा क्या, जो उससे पहले लिखा हुआ है, मीन्स इससे बनेगा स्पोर। स्पोरेंजिया में होती है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू में होते हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस, और बनेंगे स्पोर। ये स्पोर बनेगा एंथर के अंदर, जो एंथर होता है उसके अंदर ये स्पोर बनेंगे, ठीक है।
और ये स्पोर जब एंथर के अंदर बनेंगे तो ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद बनेगा पॉलन ग्रेन। जर्मिनेट करने के बाद बनेगा पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से बना गैमेटोफाइट। ध्यान से सुनना, ये दिखने में कुछ ऐसा होता है स्पोर। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में बातें हैं, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो बातें दी हुई हैं उसको ध्यान से सुनो। जर्मिनेट किया, बना पॉलन ग्रेन जो है गैमेटोफाइट, और ये गैमेटोफाइट कैरी कर रहा है मेल गैमीट को। ये किसको कैरी कर रहा है? मेल गैमीट को। तो मेल गैमीट मूव खुद नहीं कर रहा है, पॉलन ग्रेन जो है मूव करेगा। ये मोटाइल नहीं होता है, मूव करेगा बाय द एयर, बाय द फ्लो ऑफ वाटर। कुछ जो है इंसेक्ट जो है जब जो है नेक्टर लेने आएंगे पौधे पे तो इसको लेकर के जाएंगे। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे। ये देखो, ये जो है स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा बाय विंड और बाय वाटर और बाय बर्ड्स एंड जो है इंसेक्ट्स। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पे होना, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो भले ही जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट मोटाइल नहीं है, लेकिन पॉलन ग्रेन या पॉलिनेशन के द्वारा मेल गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा के ऊपर टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन। अब ये जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो ये इस पे जर्मिनेट करेगा, यहाँ पॉलन ट्यूब बनेंगे, गैमीट जो है ट्रांसफर किया जाएगा, ओवल में फर्टिलाइजेशन होगा। वो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में, जो इसके बाद वाला चैप्टर उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि जिम्नो एंजियोस्पर्म भी इस कंडीशन को नहीं फॉलो करते कि मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, इसमें जो है पॉलन ग्रेन बनता है जो कि गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेट को कैरी करता है। मेल गैमेट जो है लेकर के ये पॉलिनेशन के द्वारा, मतलब प्रोसेस जो है वो पॉलिनेशन है, स्टिग्मा पे जाता है और जो है उस तरीके से पॉलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट को कैरी किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा प्लांट कंप्लीट हो गया। हमने एल्गी के अंदर देखा, एल्गी में आइसोगैमस और आइसोगैमस कंडीशन थी। क्या तो ब्रायो और टेरिडोफाइट हम देखा, ओगैमस कंडीशन थी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पॉलिनेशन के द्वारा जो है गैमेट को ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एनिमल्स में देखते हैं कि गैमेट का ट्रांसफर किस प्रकार से होता है। ओके, बात करें एनिमल्स की। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पेस, ह्यूमन बीइंग में आपको पता है मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, ये मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल। ऑल्दो ओवम जो है नॉन मोटाइल है, लेकिन ये स्टेशनरी नहीं है, नॉट स्टेशनरी, नॉट स्टेशनरी। क्योंकि ओवम जो है वो बनता है ओवरी के अंदर, और ओवरी से इसका ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब तक। मतलब ये मूव करता है, ये स्टेशनरी नहीं है, एक जगह रुका नहीं है। मेल गैमेट मोटाइल है लेकिन फीमेल गैमेट स्टेशनरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग वर्टिब्रेट्स को देख लेते हैं। यस, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। ठीक है, फिशेस और एम्फीबिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में मेल गैमेट जो होगा वो मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट
फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। तो अब तक हमने जो है गैमेट ट्रांसफर में जिन जिन एग्जांपल्स को पढ़ा उनमें ज़रा ध्यान से देखो कि कौन लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि मेल गैमेट मोटाइल, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, नॉन स्टेशनरी। टोटल 5 लोग। पहला ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो टोटल 5 लोग हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, दैट इज मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। टोटल 5। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। और दिस इज ऑल अबाउट गैमीट ट्रांसफर। हम लोगों ने जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के दोनों ही टॉपिक को यहाँ पे फिनिश कर लिया। मैंने जो है आपको गैमीट फॉर्मेशन दैट इज गैमेटोजेनेसिस को भी बताया, गैमीट ट्रांसफर को भी बताया, और इसी के साथ हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन, जो इस वाली वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मैंने उसको कवर करने की कोशिश की वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर वीडियो में, ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, आप जो है कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए, मैं लेक्चर्स वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।